हेलो विद्यार्थियों, माध्यम क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम लोग देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 विद्या क्वेश्चन बैंक साइंस। तो जिसमें हम लोग पहला अभ्यास देख रहे हैं। पहला अभ्यास है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें देखिए 2021 के विद्या क्वेश्चन बैंक और 2022 के विद्या क्वेश्चन बैंक में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बारी है। तो आइए हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का। देखिए, ये 7 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण दे करके समझाइए। यानी कि प्रत्येक को हमें उदाहरण दे करके समझाना है। और नंबर सेकंड पे बात करें तो इसी में पहले ही क्वेश्चन में तीन चार क्वेश्चन दे दिए गए हैं पहले ही क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन है संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और चौथा है मरकरी यानी Hg के अयस्कों में से किसी एक अयस्क से किस प्रकार मरकरी प्राप्त किया जाता है, इसको हमें रासायनिक समीकरण लिख करके बताना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों, हड़बड़ाने की बात नहीं है, आराम से देखेंगे, डीपली से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, इसकी अगर हम बात करें तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके कोई तीसरा पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है, तीसरा पदार्थ सी है। तीनों मिल करके कोई अन्य पदार्थ बना ले, यानी चौथा पदार्थ बना ले। अगर दो पदार्थ है तो मिलकर के तीसरा पदार्थ बना ले, अगर तीन पदार्थ है तो मिलकर के चौथा पदार्थ बना ले। तो मान लीजिए यहाँ पे तीन पदार्थ है तो ये मिलकर के चौथा पदार्थ डी बना ले रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। यहाँ पे इनके गुणधर्म अलग अलग होंगे, यानी ए बी सी के गुणधर्म जो होंगे वो डी से बिल्कुल भिन्न होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके कोई तीसरा पदार्थ बना ले या नया पदार्थ बना ले तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अब देखिए इसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें कि एक उदाहरण दे करके बताते हैं आपको। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और HCl मिल करके क्या बना लेते हैं, ये देखिए ये मैग्नीशियम है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये दोनों मिल करके MgCl2 प्लस H2 बना ले रहे हैं। ये H2 गैस, ये एरो का मतलब है कि गैस है, ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये गैस है। तो अब देखिए ये मैग्नीशियम है और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये मिल करके मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 बना ले रहे हैं और हाइड्रोजन गैस बना ले रहे हैं। तो देखिए ये दो पदार्थ है, दो पदार्थ मिल करके एक तीसरा नया पदार्थ बना लिए हैं, यानी ये मैग्नीशियम और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल करके क्या बना लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया है। तो इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे बात करें कि ये अभी समीकरण संतुलित नहीं है, अगर इसको संतुलित करना है तो हमें यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ H अकेला है और यहाँ पे H 2 है।
तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2H हो जाएगा और 2Cl भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2Cl2 है, यानी 2Cl है और एक 2 ही क्या है, H है। तो अब ये संतुलित हो गया है। तो अगर आपको समीकरण संतुलित करना नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जो कि इसी विद्या क्वेश्चन बैंक का ही है, तो वहाँ से आप जा कर के समीकरण को संतुलित करना सीख लेंगे। तो वैसे भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हैं क्लास 10th के नाम से या फिर विद्या क्वेश्चन बैंक के नाम से या साइंस नोट ऐसे ही कुछ है, तो इसी नाम से है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो समीकरण संतुलित करने का बहुत ही आसान सा तरीका दिया गया है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि जैसे कह दिया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया, या फिर ये लिखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके कोई नया पदार्थ बना लेते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग एक रासायनिक समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये रासायनिक समीकरण है ना, तो हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग एक रासायनिक समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। और इस रासायनिक समीकरण में हम लोग एक तीर लगाते हैं और इस तीर के बाएं साइड पे हम लोग अभिकारक को लिखते हैं। इधर क्या है, अभिकारक है, और दाहिने साइड पे हम लोग उत्पाद को लिखते हैं, ठीक ना। और एक से अधिक अगर अभिकारक है तो उनके बीच प्लस का चिन्ह, और एक से अधिक अगर उत्पाद है तो उनके बीच भी प्लस का चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करते हैं। ये हुआ क्वेश्चन कितना, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इतना। अब बात करें कि यह कितने प्रकार की होती है, और उसके बाद फिर हमें प्रत्येक का उदाहरण दे करके समझाना भी है। तो यह कितने प्रकार की होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन। नंबर फर्स्ट है संयोजन, या फिर हम कह सकते हैं संकलन, संकलन अभिक्रिया, ठीक ना, संकलन अभिक्रिया। और नंबर सेकंड की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करें कि तीसरी अभिक्रिया कौन सी है, तो तीसरी अभिक्रिया हम लोग लिखते हैं प्रतिस्थापन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो नंबर 3 क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन, या फिर इसको हम लोग विस्थापन भी बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। और नंबर 4 पे अगर बात करें कि नंबर 4 पे कौन सी अभिक्रिया है, तो इसको हम लोग द्विविस्थापन, क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसको हम लोग द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन भी बोल देते हैं, यानी कि द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए ये था कि यह कितने प्रकार की होती है, तो यह 4 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। अब हमें एक एक अभिक्रिया को देखना है, उदाहरण सहित इसके बारे में लिखना है। अब इसमें देखिए जैसे ये लिखा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम लोग सिर्फ ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिख देंगे, ठीक ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर है इधर संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संकलन का मतलब क्या, ये संयोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया के बारे में हम लोग लिख देंगे तो ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन अब हमें अगर ये लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, उदाहरण देख समझाना है, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा हमें। तो अब हम लोग बारी बारी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं संयोजन अभिक्रिया पे। तो नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं।
तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, संकलन। तो चाहे संकलन कहें या फिर संयोजन कहें, बात एक ही है। तो इसमें देखिए, जब हम लोग लिखे, देखिए संयोजन मतलब योग हो रहा है यानी कि जुड़ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके कोई एकल पदार्थ बना लें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए जैसे क्या है, मान लीजिए एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है, सभी वियोजित हैं, कई टुकड़े हैं। अब इन सबको मिला करके हम लोग एक बड़ा टुकड़ा बना लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये संयोग हो गया। और जब इसका संयोग हो गया तो ये क्या हो गया, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं संयोजन। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग इस अभिक्रिया में देखेंगे कि कई छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पदार्थ होंगे और उनको जोड़ करके हम लोग एक अलग पदार्थ ही बना लेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, संयोजन अभिक्रिया बोल देंगे। तो आइए अब हम लोग यही संयोजन अभिक्रिया देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके कोई तीसरा एकल पदार्थ बना लेते हैं तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए ए प्लस बी, ए एक पदार्थ है, बी एक पदार्थ है, सी एक पदार्थ है, डी एक पदार्थ है, और इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि ये अभिकारक है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके कोई तीसरा पदार्थ, मान लीजिए ई बना लिए, या ठीक ना, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके कोई एकल पदार्थ, सॉरी क्या बना लेते हैं, एकल पदार्थ बना लेते हैं, तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये जितना लैंग्वेज हम बोल रहे हैं इसको लिखना भी है, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो इसको हमें लिखना भी है। तो अब एग्जाम्पल के रूप में हम लोग नंबर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोडियम का Na और क्या प्लस Cl2 मिल करके क्या बना लेते हैं, NaCl, क्या बना लेंगे, NaCl। तो ये अभी संतुष्ट नहीं है, ठीक ना, तो इस समीकरण को कैसे संतुष्ट करेंगे, देखिए यहाँ सी क्लोरीन 2 है, यहाँ एक ही है, तो 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। लेकिन अब इधर सोडियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे। तो अब देखिए 2 सोडियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, और यहाँ भी 2 सोडियम हो गया और 2 क्लोरीन, क्योंकि ये जो सामने लिखा होता है ये दोनों के लिए होता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख देंगे कि ये नंबर एक एग्जाम्पल, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बना लेता है। नंबर दो एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए क्या है, इसमें देखो एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये, दोनों संयोग करके ये बड़ा पदार्थ बना लिए, ठीक ना, यानी कि जैसे ऐसे छोटे 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 कई पदार्थ हैं और ये संयोग करके कोई बड़ा पदार्थ बना ले तो उसको ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आइए नंबर दो पे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे ये है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक ना, और अब ये क्लोरीन के साथ मिल करके, क्लोरीन को हम लोग Cl2 लिखते हैं, तो क्लोरीन कभी भी Cl के फॉर्म में नहीं होता है, वो हमेशा Cl2 के फॉर्म में होता है, ठीक ना। ये मिलके कार्बोनिल क्लोराइड बना लेते हैं, तो क्या बना लेंगे, COCl2 बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो पदार्थ है, संयोग करके क्या बना लिया, एकल पदार्थ बना लिया। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, या फिर यहीं पे रहने देते हैं, देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और। तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है तो यहीं पे छोटा सा देख लेते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए क्या है Mg, अच्छा यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 1 कार्बन 1 कार्बन 1, तो इसे संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है।
अब देखिए जैसे मैग्नीशियम है तो Mg हो गया, और ऑक्सीजन O2, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए O कितना है, 2 है, यहाँ पे O कितना है, अकेला है। तो अगर यहाँ पे 2 का गुणा कर दें तो O भी इधर, यहाँ भी कितना हो गया, 2, और ये O 2 हो गया। यहाँ पे Mg 2 है लेकिन यहाँ पे Mg अकेला है, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2 Mg इधर, 2 Mg इधर, 2 O2 इधर, 2 O2 इधर। ये जो सामने 2 लिखा होता है ये इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। तो इतना एग्जाम्पल पर्याप्त है, तो हमें इतना कुछ लिखना है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। जो दूसरी अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया के बारे में आइए अब हम लोग देखते हैं। तो कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो आइए अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वैसे ये कलर भी अच्छा लग रहा है इस पे, वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब कोई एकल पदार्थ टूट करके कई पदार्थों में वियोजित हो जाता है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जब कोई एकल पदार्थ टूट करके कई पदार्थों में बट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक ना। तो हम लोग अपने से भी इसको लिख सकते हैं, अपने से भी लैंग्वेज बना सकते हैं कि जब कोई एकल पदार्थ है 2 या 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। तो ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, अब वियोजन अभिक्रिया में भी मुख्य रूप से दो अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, और कौन सी अभिक्रिया दूसरी है, विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। देखिए उष्मीय वियोजन में क्या होता है कि कोई भी अभिक्रिया है, अब वो ऐसे तो टूटेगी नहीं। अब जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई फल है, या मान लो लड्डू है, मान लेते हैं लड्डू है ये। अब ये तो ऐसे टूटेगा, अपने आप तो टूटेगा नहीं, बाहर से इस पे कोई चोट दिया जाएगा तभी तो ये टूटेगा ना। तो वैसे भी ये उष्मीय वियोजन है। तो इस जैसे ये कोई अभिक्रिया है, अब इस पे उष्मा दिया जाएगा, अगर ये उष्मा यानी हीट अगर इसको दिया जाता है तब ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटता है, तो इसको हम लोग उष्मीय वियोजन कहेंगे। लेकिन अगर कोई यही अभिक्रिया अगर विद्युत द्वारा टूटे तो उसको हम लोग विद्युत वियोजन बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों में अगर टूटे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन बोलते हैं। ठीक ना। तो उसमें अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देखना है उष्मीय वियोजन का और विद्युत वियोजन का। तो इसे हमें लिख लेना है, पहले हमें वियोजन अभिक्रिया लिखना है, फिर इस समीकरण को लिख लेना है, फिर उष्मीय वियोजन के बारे में बताना है और उसका एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल अभी हम बता दे रहे हैं। फिर विद्युत वियोजन लिखना है और उसका एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल अभी हम बता दे रहे हैं। ठीक ना। तो आइए अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उष्मीय वियोजन। तो बात करते हैं उष्मीय वियोजन की, कि उष्मीय वियोजन क्या होता है। तो देखिए उष्मीय वियोजन की बात करें अगर हम, तो जैसे देखिए पोटेशियम क्लोरेट है, नंबर 1 एग्जाम्पल ले रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट का, जैसे KClO3 ये है। अब ये टूट रहा है KCl में और O2 में। ठीक ना। KCl में और O2 यहाँ गैस बन रहा है। ठीक ना। ये ऑक्सीजन है तो O2 क्या, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है।
तो हम लोग ऐसे एरो भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो एकल पदार्थ है ये वियोजित हो गया है दो पदार्थों में, लेकिन कैसे वियोजित हुआ है, यहाँ पे ऊष्मा दिया गया है, इसको हीट दिया गया है, तब जा कर के इसका वियोजन हुआ है। तो लेकिन अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यानी ये अभी संतुलित नहीं है। तो अगर 3 में 2 का और 2 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो 6 हो जाएगा और ये एकदम राइट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 3 का गुणा कर दे तो ये 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 का गुणा कर दे तो ये 2 तिया 6 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 3 हो, ये पोटेशियम 3 हो गया है, तो यहाँ पे सॉरी 2 हो गया है, तो यहाँ पे भी 2 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी पोटेशियम 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी यहाँ 2 है और क्लोरीन यहाँ भी 2 है। तो अब ये संतुलित हो गया है। तो नंबर 2 अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ये CaCO3 है, CaCO3 है। अब इसको जब हम लोग हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO में टूट जाता है और CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। अब बात करें जैसे तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मरकरी वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मरकरी के अयस्क को कैसे प्राप्त किया जाता है ना मतलब कि मरकरी के अयस्कों में से किसी एक अयस्क को किस प्रकार मरकरी प्राप्त कीजिए, यही सब बताना है। तो इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे देखिए ये है मरकरी ऑक्साइड यानी मरकरी का ऑक्साइड HgO। अब ये वियोजित होता है हीट देने पर, और हीट देने पर ये Hg में टूटता है और उसके बाद O2 यानी ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दें तो यहाँ भी अब ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे अब Hg भी 2 हो गया है क्योंकि सामने वाला 2 सभी के लिए होता है। तो यहाँ भी 2 का अगर गुणा कर दें तो यहाँ भी Hg 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 Hg 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। अब ये संतुलित है और ये संतुलित भी है और इसका आंसर भी है जो ये मरकरी का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर यह मरकरी तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाती है। तो इसके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक ना। तो अब ये था ऊष्मीय वियोजन। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, विद्युत वियोजन देखेंगे। तो विद्युत वियोजन में हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोडियम का ही ले लेते हैं NaCl का। देखिए NaCl है, ठीक ना। तो अब NaCl विद्युत वियोजन द्वारा 2Na में टूट जाता है, यानी Na में टूट जाता है और Cl2 में टूट जाता है। तो ये यहाँ पे 2 अभी नहीं लिख रहे हैं हम। देखिए ये क्या है Cl2, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो 2 का गुणा इधर कर देंगे, ठीक ना। और फिर अब इधर Na 2 हो गया है तो 2 का गुणा इधर कर देंगे तो Na भी 2 हो जाएगा। तो ये विद्युत वियोजन द्वारा टूटता है, तो इसलिए इसको हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। देखिए विद्युत वियोजन क्या होता है, जिसमें आयन होते हैं। जैसे देखिए ये NaCl है, NaCl किस में टूटता है, Na+ में और Cl- में। तो जिसमें आयन में टूट करके बनता है तो वही विद्युत वियोजन होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट ये था, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं H2O। जब H2O टूटता है तो किस में टूटता है, H2 में और O2 में। तो यहाँ पे देखिए O, यहाँ पे अगर 2 का गुणा कर दें तो ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2, और यहाँ पे ये 4 हो गया तो 2 का गुणा यहाँ कर दे तो ये भी 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4। तो ये किस हिसाब से टूटा है, ये विद्युत वियोजन द्वारा टूटा है।
ठीक ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब हम लोग तीसरी अभिक्रिया की बात करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। किसकी बात कर लेते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि जब किसी अभिक्रिया में, या फिर जैसे ये लिख ले रहे हैं, एक एग्जांपल लिख के उसी के हिसाब से बताते हैं, ए बी प्लस सी, और ये मिलकर के मान लीजिए बना ले रहा है ए सी प्लस बी, या इस हिसाब से बना ले रहा है, या तो ए बी प्लस सी है और ये बना ले रहा है ए सी प्लस बी। ठीक ना। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में नाम से ही लग रहा है कि विस्थापित हो रहा है। तो देखिए, हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, देखिए अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा करके खुद जुड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं अगर C की क्रियाशीलता अधिक है और B की क्रियाशीलता कम है, तो C क्या करेगा, B को हटा करके खुद जुड़ जाएगा इसके साथ और इसको अलग कर देगा। इसी प्रकार से इधर भी देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे अभी ये दोनों सेम ही है, तो इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक ना, कि जब किसी अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व, मान लीजिए C अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील, यानी यहाँ पे B क्या है, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग करके खुद जुड़ जाता है, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इसको मिटाते हैं और एग्जाम्पल को लिखते हैं। ठीक ना। तो अब देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं Fe मतलब क्या, आयरन, प्लस CuSO4। अब एरो लगाते हैं और FeSO4 प्लस Cu, कॉपर। तो देखिए, ये अभिक्रिया है। तो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे Fe क्या है, अधिक क्रियाशील है, किससे, कॉपर से। तो जब Fe अधिक क्रियाशील है तो ये कॉपर को, इसका ये कॉपर है, ये इसका क्या है, पूरा यौगिक है, तो कॉपर को उसके यौगिक से अलग करके खुद जुड़ जाएगा। यानी कि देखिए, Fe किससे जुड़ गया, SO4 से, यानी कॉपर के यौगिक से जुड़ गया, और कॉपर को क्या किया, कॉपर को यहाँ से हटा दिया, और ये कॉपर क्या है, अवक्षेप है, यानी कि जो ऐसे एरो नीचे की तरफ बनी हो उसको हम लोग अवक्षेप बोलते हैं, यानी कि अभिक्रिया के दौरान ये घुलनशील नहीं है। ठीक ना। तो और दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल जैसे है Mg प्लस CuCl2, फिर एरो, उसके बाद MgCl2 प्लस Cu एरो। ठीक, यहाँ पे एरो है। तो अब देखिए, ये Mg है, मैग्नीशियम है, और ये क्या है, कॉपर है। तो मैग्नीशियम कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो जब देखिए, जैसे मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील मतलब अधिक ताकतवर है, तो जब मैग्नीशियम अधिक ताकतवर है किससे, कॉपर से, तो ये इसको भगा नहीं देगा, बिल्कुल भगा देगा। तो मैग्नीशियम जुड़ जाएगा किससे, Cl2 से, यानी मैग्नीशियम भगा देगा कॉपर को कि भागो यहाँ से। ठीक ना।
तो देखिए यही Mg किससे जुड़ गया, Cl2 से, ये देखिए जुड़ गया और कॉपर को भगा दिया यहाँ से। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 देखते हैं, बस 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत है, इतना लिख दोगे अच्छा नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा तामा झामा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये जिंक है, देखिए यहाँ पे क्या था, ये मैग्नीशियम था, और ये क्या था, क्यूप्रिक क्लोराइड था, और ये क्या था, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये कॉपर। तो यहाँ पे देखिए Zn यानी जिंक, जिंक प्लस H2SO4, उसके बाद एरो, फिर क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये Zn है और ये H2 है। तो Zn क्या है, अधिक क्रियाशील है किससे, H2 से। तो ये H2 को भगा देगा और खुद जुड़ जाएगा SO4 से। तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 को भगा दिया है, तो H2 को भगा दिया तो ये H2 ऐसे बन जाएगा। तो 3 एग्जाम्पल पर्याप्त है। इन तीनों एग्जाम्पल को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, ये मान लीजिए कोई अभिक्रिया दी गई है, ठीक ना। अब जब ये अभिक्रिया दी गई है तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, मिटाने का प्रयास करते हैं, अगर मिट जाता है अच्छे से तो। चलिए अच्छे से तो नहीं मिट रहा है, चलो ऐसे ही समझ लेते हैं फिर से। देखिए ये Fe है, कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक ठीक ना, कलर को चेंज कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए Fe, यहाँ पे क्या है Fe, और यहाँ पे क्या है कॉपर Cu। तो Fe अधिक ताकतवर है किससे, कॉपर से, तो इसको मार के ये भगा देगा। जब इसको मार के भगा देगा तो इसके साथ ये रहने लगेगा। तो अब ये इसको मार के भगा दिया तो इसके साथ जुड़ गया। तो वही तो देखो यहाँ हुआ है ना, FeSO4, और ये कॉपर को भगा दिया तो कॉपर अकेला रहने लगा। वही चीज़ यहाँ भी है, जो ज़्यादा ताकतवर रहेगा उसी की दादागिरी चलेगी। तो Mg क्या है, अधिक ताकतवर है, और कॉपर क्या है, कम ताकतवर है। तो Mg क्या करेगा, कॉपर को मार के भगा देगा और Cl2 के साथ खुद रहने लगेगा। तो यही देखिए यहाँ हुआ है और कॉपर भाग गया है। यही चीज़ यहाँ है, Zn है और H2SO4 है। Zn अधिक ताकतवर है और H2 कम ताकतवर है, किससे, Zn से। तो ये इसको मार के भगा देगा और जाके इसके साथ रहने लगेगा। तो ZnSO4 के साथ रहने लगा और ये H2 को मार करके भगा दिया। तो अगर देखिए ये धातुएं हैं और इनकी क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी, ये दूसरे तत्व को या दूसरे धातु को मार करके उसी तरीके से भगा सकते हैं। तो धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम जो होता है, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पता करेंगे कि ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, ये कम है, ये अधिक है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, क्या तरीका है, कैसे जानेंगे। तो दोस्तों इस पे भी एक वीडियो बना है, धातुओं की क्रियाशीलता के नाम से, धातुओं की क्रिया ये क्रियाशीलता का क्रम, इस नाम से एक वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा क्लास 10 साइंस में, तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं कि कौन सा धातु कितना ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सा धातु कितना कम क्रियाशील है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। और इसका इस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो 2 वीडियो का लिंक हम देंगे, एक कौन सा समीकरण संतुलित कैसे करते हैं उसका, और एक धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम का। तो ये हो गया विस्थापन यानी कि प्रतिस्थापन। तो अब हम लोग लास्ट अभिक्रिया देख लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि उभय विस्थापन या फिर उभय प्रतिस्थापन कह ले या फिर द्विविस्थापन कह ले, दोनों का मतलब सेम है। तो आइए देखते हैं। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, ये चल क्यों नहीं रहा है, हाँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, 2 बार विस्थापन होगा,
ठीक ना, नाम से ही लग रहा है कि कितनी बार विस्थापन होगा, 2 बार। तो इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। यानी कि जैसे देखो ए बी प्लस सी डी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला जुड़ जाएगा सी से या फिर डी से, और बी वाला जुड़ जाएगा इससे, यानी कि एक इससे जुड़ जाएगा एक इससे, तो ये क्या बना लेंगे, ए सी प्लस बी डी। तो देखो यहाँ पे घटकों या फिर आयनों की क्या हो गई है, अदला बदली। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें आयनों अथवा घटकों की परस्पर अदला बदली हो जाती है उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं BaCl2 BaCl2 प्लस Na2SO4, उसके बाद क्या एरो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट। तो अब देखिए यहाँ पे घटकों की अदला बदली होगी, तो Ba प्लस है और ये भी Na भी किस में है, प्लस में। Cl किस में है, माइनस में। ये Cl किस में है, माइनस में, और SO4 भी किस में है, माइनस में। तो देखिए प्लस वाला प्लस के साथ तो जुड़ेगा नहीं, प्लस वाला हमेशा जुड़ता है किसके साथ, माइनस के साथ, और माइनस वाला किससे जुड़ता है, प्लस के साथ। तो देखिए यहाँ पे Ba किससे जुड़ जाएगा, SO4 से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Ba। देखिए यहाँ पे Ba+2 होता है, ठीक ना, और ये +2 है, और SO4 माइनस, ये भी -2 है, तो +2 -2 ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस पे वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, BaSO4 ये जुड़ गया किसके साथ, इस वाले माइनस के साथ। अब ये प्लस वाला किससे जुड़ जाएगा, इसके साथ, तो प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na, ये Na2 है और ये क्या है, Cl2 है। तो दोनों ये टू हम लोग सामने लिख देंगे 2, फिर क्या हो जाएगा, ये NaCl, ये क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, ठीक ना। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल, ये हो गया घटकों की या फिर आयनों की आपस में अदला बदली हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, और प्लस क्या है, NaOH है, NaOH है। तो इसमें देखिए क्या होगा, घटकों की अदला बदली होगी, ठीक ना। Cu प्लस में होता है और Na भी किस में, प्लस में, लेकिन ये माइनस में होता है और ये भी किस में होता है, माइनस में। तो प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, प्लस वाले के साथ, और माइनस वाला प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस के साथ, और माइनस वाला किससे जुड़ेगा, प्लस के साथ। तो देखिए यहाँ पे Na है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखिए कॉपर है और यहाँ पे कॉपर प्लस में है, तो ये माइनस के साथ जुड़ेगा। तो Cu किसके साथ जुड़ेगा, OH के साथ। तो ये क्या होता है, CuOH होल ट्वाइस होता है, ठीक ना। क्या होता है, CuOH होल ट्वाइस प्लस, तो इधर लिख दे रहे हैं प्लस, उधर पेन पहुंच नहीं पा रहा है वहाँ तक, तो प्लस। अब ये Na और SO4 की बात करें तो NaSO4 किस रूप में होता है, Na2SO4। तो यहाँ पे Na2 है तो यहाँ 2 कर देंगे, तो ये भी Na2 हो गया, O2 है 2 हो गया, और ये SO4 यहाँ पे 4 होगा, 4 हाँ ठीक है, ये हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए ये 2 यहाँ पे लिख देंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बस 3 एग्जाम्पल बहुत है इसके लिए, ठीक ना। जैसे AgNO3 है, ठीक, और प्लस में क्या है, NaCl है। अब ये भी प्लस में होता है, ये भी प्लस में, ये माइनस में और ये माइनस में,
प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ता है। अब ये प्लस है तो ये किससे जुड़ेगा, माइनस से, तो ये इससे माइनस से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, AgCl प्लस। अब ये वाला इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaNO3। तो ये हो गया। तो यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन फिनिश हुआ। नंबर 1 कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर के समझाइए। ये यहाँ तक के क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन फिनिश हुआ। बाकी प्रतिस्थापन पूछेगा तो हमें केवल प्रतिस्थापन लिखना है, संकलन पूछेगा तो केवल संकलन, और ये मरकरी वाला पूछेगा तो केवल इसको लिखना है। तो अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं, ये रुकिए पेन चालू कर लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में पहचान कीजिए कि किस पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन भी बोलते हैं। तो किस पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीकरण और किस पदार्थ का अपचयन यानी कि किस पदार्थ का अपचयन होता है, तो यही हमको बताना है। तो पदार्थ के उपचयन और अपचयन की आयनिक अभिक्रियाएं हमें लिखनी है। तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, नंबर 1 दिया गया है H2 और यहाँ पे G लिखा है, G का मतलब होता है गैस, प्लस Cl2 यानी कि ये भी क्या है, गैस, और ये मिल करके क्या बना ले रहे हैं, 2HCl गैस। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें ये बताना है कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो देखिए, ये H2 है और ये क्या बन जा रहा है, 2H बन जा रहा है। तो देखिए HCl बना रहा है ना, तो HCl में क्या होता है, H प्लस में होता है और Cl किस में होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ 2H है तो यहाँ 2H हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ 2Cl है तो यहाँ पे 2Cl लिख दे रहे हैं। और ये H2 किस में चेंज हुआ है, 2H प्लस में चेंज हुआ है, और Cl2 किस में चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है 2Cl माइनस में चेंज हुआ है। तो देखिए, अगर हम क्या देखते हैं कि H हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है तब जाके यहाँ पे प्लस का चिन्ह आया हुआ है। तो 2H है तो एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तब जा कर के 2H प्लस आएगा। और यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो एक एक क्लोरीन क्या करेगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे ही यहाँ पे माइनस चिन्ह आता है, तो +2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाएंगे तब जाके यहाँ पे Cl माइनस आएगा। तो जब यहाँ पे Cl माइनस आ गया है तो अब ये H प्लस Cl माइनस HCl बनाते हैं। तो देखिए, H में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और क्लोरीन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ये क्लोरीन है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो इसको हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। एक वीडियो है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाया गया है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको अगर नहीं पता है कि कैसे पहचानेंगे ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण में क्या निकलेगा, अपचयन में क्या निकलेगा, तो इसका वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, क्लास 10 साइंस वाले में प्लेलिस्ट में। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये था पहला, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा। तो दूसरा में क्या है,
दूसरा में है H2 गैस, और क्या है प्लस CuO, ये भी क्या है, ये क्या है सॉलिड है। अब ये क्या बना ले रहे हैं, CuS सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, ये L है, ठीक ना, लिक्विड में बना ले रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे या तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या होता है, ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो देखिए ये H2 है, H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक ना। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और देखिए ये CuO जाकर के आगे क्या बन गया, Cu बन गया, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन त्याग दिया गया है। तो ऑक्सीजन का त्यागना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और CuO का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। Cu का नहीं, CuO का अपचयन हो रहा है। आइए देख लेते हैं तीसरा वाला, नंबर 3 एग्जाम्पल क्या है, 2H2S, और ये किस में है, गैस में, प्लस SO2, ये किस में है, गैस में, और ये मिला करके क्या बन जा रहा है, 3S, ये किस में है, सॉलिड में, और क्या बन जा रहा है, +2H2O, ये क्या है, लिक्विड में है, ठीक ना। आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ SO2 से ऑक्सीजन निकल के केवल S बचा है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन, ठीक। और यहाँ पे देखिए H2S है, ठीक ना, यानी H2 में क्या हो जा रहा है, देखिए ये एरो किधर जा रहा है भाई, ये H2 में देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस अभिक्रिया में H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और SO4 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन त्याग रहा है। तो ये तीनों एग्जाम्पल हो चुके हैं। तो ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न खत्म होता है यहीं पे। तो यहीं पे अब ये चैप्टर 1 भी क्या हो गया है, फिनिश हो गया। तो चैप्टर 1 फिनिश हो गया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। तो चैप्टर 2 क्या है, अम्ल कामा क्षार एवं लवण, ये है चैप्टर नंबर 2। तो अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना मेरे भाइयों, ठीक। तो लघुत्तरी और लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्न, ये सन 2021 वाला जो विद्या क्वेश्चन बैंक था, जब हम उसको पढ़ा रहे थे तो उसमें हम पढ़ाए थे। तो वो भी इसी प्लेलिस्ट में पढ़ा है जिस प्लेलिस्ट में ये है, ठीक ना। तो वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसको बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो भी तो पढ़ा चुके हैं, सब कुछ सेम ही तो है, दोबारा वीडियो क्यों बनाए फिर फालतू में, ठीक ना। तो अब ये हो गया चैप्टर नंबर 1 का, बहुविकल्पी हो गया है, और अतिलघुत्तरी हो गया है, लघुत्तरी हो गया है, और ये दीर्घोत्तरी यानी विस्तृत उत्तरी प्रश्न भी हो गया। तो चैप्टर 1 पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, अम्ल क्षार एवं लवण। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।